हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज नंबर है भाग 4 का और भाग 4 का के तहत हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि भाग 4 का में मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे। और मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में पढ़ेंगे? देखो, ये 4 का है ना, 4 का के तहत 51 का एक अनुच्छेद है, उसमें हम मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। ये कहीं भी आपको अगर दिख जाए का, खा, गा, इसका मतलब है ये बाद में जोड़े गए, तो इसका मतलब है ये मूल कर्तव्य भी बाद में जोड़े गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो मूल कर्तव्य हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि मूल संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, तो ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, यानी कि जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये जो लास्ट वाला ये मूल कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में ये जोड़ा गया था। सन 2002 में ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया था? अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री में जो शिक्षा है उसका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये अनिवार्य शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया। अब ये मूल कर्तव्य जो हैं, मूल कर्तव्य कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। और लागू किसके द्वारा करे गए थे? लागू तो वर्मा समिति ने इनको लागू करवाया था। वर्मा समिति तो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा और ये लागू किए गए थे वर्मा समिति के द्वारा। अब ये जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो रूस के संविधान से प्रेरित हैं। लेकिन उस टाइम पे रूस का नाम यूएसएसआर था। यूएसएसआर, यूनियन एंड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर इसका नाम था। सबसे पहले मूल कर्तव्य कौन लाया था? जापान लेकर आया था। सबसे पहले कौन लाया था? जापान। अपने यहाँ पर अपने संविधान में किस देश से प्रेरित हैं? तो रूस से ये प्रेरित है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब मूल कर्तव्य वर्तमान में जो हैं वो 11 मूल कर्तव्य हैं। इन 11 मूल कर्तव्य को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ ये जितने भी पढ़ेंगे वो आप यहीं के यहीं याद कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे समझते हैं। पहला जो मूल कर्तव्य, पहला वो क्या कहता है? संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना पड़ेगा आपको। ये आपका मूल कर्तव्य है। आपका ये मूल कर्तव्य होगा कि आप संविधान का पालन करें। और इसके साथ साथ संविधान की आदर्श संस्था। अब उसके आदर्श संस्था कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संसद का आप सम्मान करें। दूसरा न्यायालय का आप सम्मान करेंगे। तीसरा झंडे का आप सम्मान करेंगे, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है। चौथा जो राष्ट्रगान है उसका आप सम्मान करेंगे। ये आपका मूल कर्तव्य होगा। आप संसद का सम्मान करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे, झंडे का सम्मान करेंगे और राष्ट्रगान का आप सम्मान करेंगे। यानी कि उसकी जो आदर्श संस्थाएं हैं ना उनका आप सम्मान करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो एक बात समझ लो कि इसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य को ना मानने के लिए दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। जिस तरीके से भाग 4 को लेकर, भाग 4 यानी डीपीएसपी को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसी तरीके से इसके लिए भी, मूल कर्तव्य के लिए भी न्यायालय में नहीं जाया
जा सकता। लेकिन एक चीज़ समझो, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको सज़ा हो जाती है। जैसे इसकी आदर्श संस्थाएं, इनका आप सम्मान करें या ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझो, इसके लिए कानून बन चुका है। कानून बन चुका है इसके लिए, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का कानून है। अगर अब आपने सम्मान नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है। तो एक बात समझ लो, राष्ट्र गौरव अपमान, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। तो पहला मूल कर्तव्य आपने क्या पढ़ा कि 1971 का ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। तो पहला मूल कर्तव्य आपने क्या पढ़ा कि संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा और उसकी जो संस्थाएं हैं ना, आदर्श संस्था, उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके लिए कानून बन चुका है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला जो मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन और उसकी आदर्श संस्था, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, आदर्श, उनका आप सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनका आप सम्मान करेंगे। आदर्श जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो उस टाइम पे क्या था, 1857 की क्रांति देखी होगी, उसके बाद भी जितने भी आंदोलन हुए उनमें नारे वगैरह का यूज हुआ है, जो नारे दिए जाते, जैसे एक फेमस नारा आपने सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला हो गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बहुत फेमस नारा है। तो जितने भी आदर्श हैं ना राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उसका आप सम्मान करेंगे। दूसरी एक और चीज़ समझो इसमें, जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, क्या आप उन लोगों का पुतला जला सकते हो? ये तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे काम करेगा। अभी के टाइम पे तो नेता वगैरह के पुतले जला सकते हो आप, लेकिन जो लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में, जिन लोगों ने भाग लिया है, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उनके आप पुतले वगैरह नहीं जला सकते हो। तो एक चीज़ समझो, जो उनके आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, चाहे वो खुद आदर्श रहे हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, और भी जितने भी आदर्श हैं, उनका आप अपमान नहीं कर सकते, उनका पुतला वगैरह नहीं फूंक सकते हैं। तो एक चीज़ समझो, कर्तव्य का मतलब ये है कि आप इनको माने, यानी इनका सम्मान करें और इनका अपमान ना करें। उम्मीद करता हूँ दूसरा समझ में आ गया होगा। दूसरे में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, उनका आपको सम्मान करना है, ये आपका कर्तव्य होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा, जो देश है अपना, जो भारत देश है, उसकी संप्रभुता की रक्षा करने का आपका कर्तव्य होगा, और एकता और अखंडता आपको बनाए रखनी होगी, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। यानी संप्रभुता का मतलब क्या है, ये कह सकते हैं कि अपना देश जो है बाहरी निर्णय लेने के लिए और आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इनको मतलब ये जो अपन लोग निर्णय ले रहे हैं, ये टूटने ना पाएँ, यानी कि अपनी संप्रभुता बची रहे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अखंडता का मतलब है कि आपको एकता बनाए रखनी है, यानी टूटने नहीं देना है। तो एक दूसरे का मतलब एक ही है। एक चीज़ को समझो, इसको नहीं टूटने देना है और इसको भी नहीं टूटने देना है, इसको भी बनाए रखना है और इसको भी बनाए रखना है। मान लो कि कोई बाहरी देश का कोई व्यक्ति है, शत्रु बन के यहाँ पर इधर उधर आतंकवाद फैला रहा है, तो उसको भी आपको रोकना है। मतलब कहने का ये है कि आपको चौकन्ना रहना है कि आपके देश की जो संप्रभुता है वो ना टूटने पाए। तो ये आपका मूल कर्तव्य होगा। तो पहला आपको समझ आया, संविधान का पालन और उसकी आदर्श संस्थाओं।
संसद है, न्यायालय, झंडा और राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा और इसके लिए कानून भी बन चुका है, नहीं करेंगे तो अब जेल भी हो सकती है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं जैसे नारे वगैरह, उनका सम्मान करना पड़ेगा। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, ये भी आपका मूल कर्तव्य होगा। चौथा समझते हैं इसमें, चौथा इसमें देश के लिए यानी देश की सेवा के लिए आपको हर समय तैयार रहना है। देश की सेवा के लिए आपको हर समय तैयार रहना है, जैसे कि हमारे जवान हर समय बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो देश सेवा के लिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। और साथ साथ उसकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा आप तैयार रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चौथा समझ आ गया, सेवा के लिए और रक्षा के लिए हमेशा आप तैयार रहेंगे, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है कि आपको समरसता बनाए रखनी है, समरसता, और समरसता के साथ साथ आपको भाईचारा बनाए रखना है, भाईचारा। और इसी में बोला गया है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्रियों का आपको सम्मान करना है। एक चीज़ समझो, देश की समरसता यानी कि मेल मिलाप बनाए रखना है, भाईचारा यानी कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति पंथ का मजहब का क्यों ना हो, आपको भाईचारा बनाए रखना है। और इसी में बोला गया है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। उम्मीद करता हूँ पांचवा समझ आ गया। पहला क्या है? संविधान का पालन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श संस्थाएं, आदर्श जैसे नारे वगैरह, उनका सम्मान करने पड़ेगा। तीसरा क्या है? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना पड़ेगा, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। चौथा, देश की सेवा और रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और पाँचवा, समरसता यानी मेल मिलाप बना के रखना पड़ेगा। भाईचारा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, भाईचारा बनाए रखना पड़ेगा। और स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। ये पांचवा मूल कर्तव्य है। अब आगे बात करते हैं छठवां जो मूल कर्तव्य उसकी बात करते हैं। छठवां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि देश की संस्कृति यानी देश की जो संस्कृति, जो कल्चर है, उसको बना के रखना पड़ेगा। और जो देश की गौरवशाली परंपरा है उसको आपको बनाए रखना है। यानी देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे आपको जुड़े रहना है, यह आपका मूल कर्तव्य होगा। दूसरा, देश की जो गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना पड़ेगा, ये छठवां मूल कर्तव्य कहता है। आगे बात करते हैं सातवां मूल कर्तव्य। सातवां मूल कर्तव्य क्या है कि पर्यावरण की मतलब रक्षा करनी पड़ेगी आपको, यह आपका मूल कर्तव्य होगा। पर्यावरण, झील, झरने और इसमें वन्यजीवों की सुरक्षा करनी पड़ेगी और उनके प्रति दया भाव आपको रखना पड़ेगा, ये आपका सातवां मूल कर्तव्य कहता है। पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों के प्रति दया भाव आपको रखना पड़ेगा, ये आपका मूल कर्तव्य है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई सजा का प्रावधान तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ समझो, पहला जो आपने मूल कर्तव्य पढ़ा था उसमें क्या है कि 1971 के अधिनियम के तहत अब इसका आपको पालन करना पड़ेगा, इसके लिए जेल हो जाएगी। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आ गया है, यानी इनके लिए भी कानून बन चुके हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, 1980 का अधिनियम आ चुका है वन संरक्षण अधिनियम। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये भी आ चुका है 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यानी इसके लिए भी कानून बन चुका है। तो पहला और सातवां इसके लिए कानून बन चुके हैं, अब इसके लिए सजा का प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं आठवां मूल कर्तव्य। आठवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी वैज्ञानिक ढंग से आपको सोचना है, रूढ़िवादी सोच नहीं रखनी है। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य नौवां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि सरकारी जो संपत्ति है,
सरकारी सार्वजनिक जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति उसकी रक्षा करनी है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी यानी उसको सुरक्षित रखना है, और आपको हिंसा से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है। सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है आपको। और अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे सरकारी संपत्ति की, तो इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन अब है सज़ा का प्रावधान। तो इसके लिए भी कानून बन चुका है। पहले के लिए कानून बन चुका है, दूसरा 7वें के लिए कानून बन चुका है जो 7वां मूल कर्तव्य है, और 9वां जो मूल कर्तव्य है इसके लिए भी कानून बन चुका है सरकारी संपत्ति के लिए। आपने देखा होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो आपसे ही भुगतान किया जाता है, यानी आप अगर हिंसा करेंगे, आप अगर प्रॉपर्टी को जलाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी बेचकर उससे वसूली की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो ये हो गया है, तो इसके लिए भी कानून बन चुका है। 10वां मूल कर्तव्य की बात करते हैं। 10वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है, आपको व्यक्तिगत ढंग से आपको व्यक्तिगत तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, और साथ साथ सामूहिक तरीके से भी आपको आगे बढ़ते रहना है, तभी आप देश को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। यानी आप जब व्यक्तिगत तरक्की करेंगे, सामूहिक तरक्की करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देश भी उसी तरक्की की ओर जाएगा। यानी आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। तो व्यक्तिगत तरीके से और सामूहिक तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है, ये 10वां मूल कर्तव्य कहता है। इसमें और क्या समझ आया, पहला मूल कर्तव्य था उसके लिए भी कानून बन चुका है, 7वां जो मूल कर्तव्य था उसके लिए भी कानून बन चुका है, 9वां जो मूल कर्तव्य है उसके लिए कानून बन चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे 11वां मूल कर्तव्य। इसको पढ़ने से पहले मैं पेज चेंज करता हूँ। अब बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 11वां मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री में निःशुल्क शिक्षा। अब एक चीज़ समझो, इस शिक्षा में 2-3 चीज़ समझते हैं। शिक्षा, आपने 21 का आर्टिकल पढ़ा यानी मूल अधिकार पढ़ा। इस मूल अधिकार में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, आपने एक आर्टिकल और पढ़ा था, 45 अनुच्छेद पढ़ा था। इसमें क्या है, इसमें भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आपने अब ये 11वां मूल कर्तव्य पढ़ लिया, इसमें भी क्या है कि इसमें भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अब एक बात बताओ, ये 3 आर्टिकल हो गए, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। जब संविधान बना था उस टाइम पे अपने पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम लोग अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री में शिक्षा दे पाएँ, इसलिए ये 45 अनुच्छेद में इसको रख दिया गया कि जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे तब हम इसको प्रॉपर दे पाएंगे। तो ये इसीलिए अनुच्छेद 21 का के तहत इसको मूल कर्तव्य बना दिया, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2002 में इसको मतलब मूल कर्तव्य बना के रख दिया। इसी में ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें क्या था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे भी जोड़ा गया, यानी कि ये भी जोड़ा गया मूल अधिकार बनाकर और मूल कर्तव्य बनाकर भी जोड़ा गया। कर्तव्य का मतलब ये है कि उस बच्चे के मम्मी पापा का ये कर्तव्य होगा कि उसको स्कूल तक लेकर जाएं, उस बच्चे को स्कूल तक लेकर जाएं, ये मम्मी पापा का कर्तव्य बना दिया गया है, उसके पेरेंट्स का। और इसमें क्या है, 21 के काम है कि उस बच्चे का ये अधिकार है, ये मूल अधिकार है कि उसको 6 से 14 वर्ष तक फ्री में शिक्षा दी जाए। इसीलिए ये यहाँ पर भी जोड़ा गया, यहाँ पर भी। यानी कि मान लो कि वो बच्चा तो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं ले जाना चाहते, तो इसीलिए इसको मूल कर्तव्य बना दिया, यानी इसके लिए भी कानून है। 11वां जो मूल कर्तव्य इसके लिए भी कानून है। तो आपने कौन कौन से पढ़ लिए, एक जो पढ़ा था आपने उसके लिए भी कानून है, 7वां जो पढ़ा था उसके लिए भी कानून है,
और 9वां जो पढ़ा था उसके लिए भी कानून है, और जो 11वां मूल कर्तव्य इसके लिए भी कानून है। यानी कि ये जो 4 मूल कर्तव्य आपने पढ़े, इन चारों के लिए कानून बन चुका है। अब एक चीज़ सुनो, भाग 4 जो है वो क्या कहता है, डीपीएसपी की बात करता है। डीपीएसपी क्या है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, यानी कि सरकार को देना पड़ेगा, और नहीं देती है सरकार तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा, भाग 4 का पढ़ा, इस 4 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पब्लिक की ड्यूटी है, पब्लिक की ड्यूटी है। और अगर पब्लिक इसको नहीं मानती है तो आप इसको लेकर भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी कि इसको लेकर भी नहीं जा सकते हैं, इसको लेकर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कानून बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मूल कर्तव्य आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। पहला क्या है, संविधान का पालन और उसकी आदर्श संस्था, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, झंडा और राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो नारे वगैरह हैं उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा। तीसरा क्या कहता है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता आपको बना के रखनी पड़ेगी। चौथा कहता है देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। पाँचवा कहता है कि समरसता यानी मेल मिलाप बनाकर रखना पड़ेगा, भाईचारा बनाकर रखना पड़ेगा, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। छठवां कहता है कि संस्कृति और उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसको बना के रखना पड़ेगा। सातवां कहता है पर्यावरण, वन जीवों की रक्षा यानी उनके प्रति दया भाव रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रखोगे इसके लिए भी कानून बन चुका है। आठवां क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, यानी कि वैज्ञानिक ढंग से आपको सोचना है, रूढ़िवादी सोच नहीं रखनी है। नौवां क्या कहता है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी पड़ेगी, हिंसा से दूर रहना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इसके लिए भी कानून बन चुका है। 10 में क्या कहता है कि आपको व्यक्तिगत तरीके से और सामूहिक तरीके से आगे बढ़ते रहना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। तो 10 हो गया। 11वां क्या कहता है, 11 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी उसके मम्मी पापा का कर्तव्य होगा कि उसको स्कूल तक लेकर जाएं। तो ये आपने 11 मूल कर्तव्य पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे हम पढ़ेंगे भाग 5, और इसमें भाग 5 में केंद्र सरकार की चर्चा है, केंद्र सरकार, और इसमें पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 52 से लेकर 51 का हमने पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हम इसमें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 के साथ। जय हिंद।